अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर तो आओ। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी वजह से ही चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है ना, वो कोई 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार मुद्राएं भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया जी, जो 3 महीने तक करना है? अरे तुम्हें पता है, हमारे गांव में एक राम मंदिर है, पर हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है हनुमान जी का। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। क्या खीर? अरे यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? अरे आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी कुछ मुद्राएं हैं, जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और 3 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग आराम से खा सकें। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना कमा लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो जाए। अच्छा सुनो, अब मैं काम पे चलता हूँ, तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे। माधव काम के लिए निकल जाता है। माधव काम की जगह पर पहुंचता है। अरे माधव, पहले ही दिन इतनी देर? तुम्हें यहाँ टिकना है या किसी और को काम पर रख लूं? अरे नहीं नहीं ठेकेदार जी, बस आज माफ कर दीजिए, कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आयो, लेकिन काम ठीक से करना। जी बिल्कुल, मैं पूरा मन लगा के काम करूंगा। माधव काम पर लग जाता है। उधर राधा खीर के लिए बाजार जाती है। आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पर? माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते चावल नहीं हैं, लेने हैं तो ये अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल? अरे कहीं डाका डाला है क्या? तुम्हें पता है ना, 100 ग्राम चावल की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। जी मुझे पता है, और इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के भी इकट्ठा किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है, इसी खुशी में आप मुझे 50 ग्राम खीर के चावल दे दो। अच्छा, तो यह बात है। और ये रहे आपके 20 तांबे के सिक्के। राधा चावल लेकर घर की ओर निकल जाती है। काम की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति आ जाती है। हाँ, ये मूर्ति लो और इसे मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, ये मूर्ति की पूजा करके उसे मंदिर में स्थापित कर देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत कीमती है। जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। माधव उस मूर्ति को लेकर जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और मूर्ति टूट जाती है। यह क्या किया तूने गधे? इतनी कीमती मूर्ति तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया, मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ठेकेदार जी। तो क्या मेरी गलती है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मूर्ति बहुत कीमती है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन तेरे जैसे मंदबुद्धि इंसान की समझ में नहीं आ सकता। तेरे जैसे फटीचर को मालूम भी है कि उस मूर्ति की कीमत क्या है। ठेकेदार जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी। मैं तुझे आज ही काम से निकालता हूँ। और मूर्ति तूने तोड़ी है, तू इसके पैसे देगा। अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी को गांव से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ठेकेदार जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ठेकेदार जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मुझे 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में मेरे पैसे नहीं आए तो देख लेना, और जब तक मेरे पैसे ना लौटा दे ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। अब निकल यहाँ से। माधव मूर्ति टूटने की जगह से हट जाता है और मंदिर परिसर में जाकर माथा पटकने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मेरी पत्नी को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो कितनी खुश थी, और अभी वो बेचारी तो मेरे लिए खीर बना रही होगी इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज ये सिला दिया है? मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, किसी के साथ गलत करना तो दूर, किसी का अहित चाहा भी नहीं। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वो खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुशी से मेरी राह देख रही होगी, पर अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके सामने? भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। माधव अपना सिर पटकने लगता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ राधा घर पर माधव का इंतजार कर रही होती है। कितनी देर हो गई है, पर ये है कि अभी तक नहीं आए। खीर भी ठंडी हो चुकी है, इतना भी क्या काम करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरे लिए कोई उपहार लेने लग गए? ऐसा ही हुआ होगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। राधा इंतजार करती ही रह जाती है, पर माधव नहीं आता। वहां से 2 औरतें गुजरती हैं। अरे, किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया? काम से निकाल दिया गया? ये क्या कह रही हो बहन? अरे अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने हनुमान जी की कितनी कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था, और इसीलिए उसे काम से भी निकाल दिया गया बेइज्जत करके। और इस मूर्ति की कीमत भी अब तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से ब्याह किया है। शांत हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं। कुछ भी कह लो, पर मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने ये बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। राधा रात भर माधव का इंतजार करती रहती है। ये सपना था? हे भगवान, कितना बुरा सपना था। माना कि ठेकेदार जी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा घटिया सपना देख भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोए थे क्या? लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर पंडित जी, घर जाके भी मैं क्या करूँगा? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कल जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो केले का छिलका ठेकेदार ने ही खाकर फेंका था। और वे इस विषय में मुखिया जी और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अच्छा पंडित जी,
आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं सीधा अपने घर से ही आ रहा हूँ, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वो मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लगी है, इसीलिए मैंने पूछा। अचानक शोर मचने लगता है। अरे जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। ये देखो गांव वालों, ये मनुष्य माधव ही है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगाई है। तू तो बचेगा नहीं, तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं नहीं ठेकेदार जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया तो बहाने बना रहा है। खुद की गलती दूसरों पर मत थोपो ठेकेदार। अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते हैं माधव कितना बड़ा दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुझे पता है कि किसने क्या किया है। तुम ही हो जो कल केले को खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा मूर्ति लेकर जा रहा था, तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने की जगह इस बेचारे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूँ और किसी और ठेकेदार से यह काम करवा लूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। माधव, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, कल से तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं घर चलता हूँ। माधव घर चला जाता है और राधा को सारी घटना बताता है। चलो, अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे ये सब छोड़ो भगवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं अभी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं। माधव को एक सपना आता है जिसे देखकर वो छटपटाने लगता है। ए जी, उठो जी, आप इतना क्यों छटपटा रही हो? उठो, क्या हुआ जी? ए जी, सुनते हो? क्या हुआ बताओ ना, कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे बुरा तो देखा ही, पर डर है कहीं वो सपना असली ना हो जाए। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? अरे पता है, जब ये सब हुआ तो मैं मंदिर में जाकर बेहोश हो गया था और तब मैंने एक सपना देखा कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो ये भी सच जरूर होगा। राधा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? अरे अरे, सब पूछ लेना पहले, यहाँ से चलो तो सही। माधव और राधा वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद ठेकेदार मशाल लेकर वहाँ आता है। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, और मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। सोचे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही स्वाहा। ओ ठेकेदार। ठेकेदार के आग लगाने से पहले ही गांव वाले और मुखिया जी राधा और माधव के साथ वहां पर आ जाते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? हमें माधव यहाँ लेकर आया है। जब तुमने यह योजना बनाई थी तो माधव ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ माधव जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने लेकर जाना है। अब इसका निर्णय वही करेंगे। गांव वाले ठेकेदार को पकड़ लेते हैं। कल का सपना तो सच हुआ ही, लेकिन जो आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा, वो भी सच हो गया। मुझे तो लगता है राधा कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये भेंट दी है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है जी कि आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा दिया, नहीं तो जाने क्या से क्या हो जाता। अरे अब तुम उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों जाकर सो जाते हैं। ए जी, सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ कि दिन भर सपने ही देखते रहोगे। कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो के देखने ही नहीं देती। ऐसा भी क्या देख रहे थे? यही कि हम दोनों अमीर हो गए हैं और हमारे हाथ खजाना लग गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा कि अभी है। पर अफसोस, सपना था और सपने कहाँ सच होते हैं। तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? अमीर? कैसी बात कर रही हो राधा? मैंने कहा ना, ये बस एक सपना था। लेकिन आपको तो सच के सपने आते हैं ना? सच के सपने? अरे हाँ, 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वो सब सच हो गए। इसका मतलब है कि ये सपना भी सच हो सकता है। जल्दी बताइए ना कि वो खजाना आपने कहाँ देखा है? मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन मैंने देखा कि एक खेत था जो पूरी तरह से बंजर था और उसके बीच में एक बिल्कुल अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। ठीक उसी के नीचे वो खजाना छुपा हुआ था। बंजर जमीन? इस गांव में तो कम से कम 6 से ज्यादा ही बंजर जमीन है, और अगर दूसरे गांव की जमीन पर छुपा होगा तो खोजना बहुत ही मुश्किल है। पर जो भी हो, खजाना चाहिए तो खोज तो करनी ही पड़ेगी। सही कहा राधा। चलो ढूंढ कर निकालते हैं खजाने को और अपनी इस घिसी पिटी जिंदगी को अलविदा करते हैं। माधव और राधा दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पक्का आपने यही सपना देखा था ना जी? अरे हाँ हाँ, मैंने यही सपना देखा था। तो फिर वह जमीन मिल क्यों नहीं रही है? कहीं वह दूसरे गांव में तो नहीं? अब हम कौन से गांव में खोजें? यह भी तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। लेकिन अभी एक जमीन बची हुई है जो पूरी तरह से बंजर है। चलो एक बार उसे भी चल के देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। माधव और राधा दोनों उस जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह दोनों उस जमीन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन में सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। वो देखो राधा, मैंने कहा था ना, ये वही पौधा है जिसे मैंने सपने में देखा था। चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों पौधे को हटाकर वहां पर खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहां सच में एक संदूक रखा था। उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना निकलता है, जिसमें कई सारी स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। हे भगवान, इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं! इतने तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे। ये सच है या कोई सपना? राधा, ये सपना ही तो है जो पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, उससे छुटकारा मिल गया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, किंतु अगर हम इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा। जो कल तक हम इतने गरीब थे, वे रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं वह हमारी स्वर्ण मुद्राओं को हड़प तो नहीं लेंगे? बात तो तुमने सही कही राधा। हम एक काम करते हैं, इस गांव से चले जाते हैं। गांव से चले जाते हैं? यह आप क्या बोल रहे हैं जी? और नहीं तो क्या, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं के साथ रहने नहीं देंगे, और अगर हम दूसरे गांव चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहां हम शांति से अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं बिना किसी परेशानी के।
वे दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं। महाराज के मंत्री और सिपाही चोर की तलाश में उस गांव तक पहुंचते हैं। अरे मित्र, सुना है हमारे गांव में एक बहुत धनी लोग आए हैं और उन्होंने वो घर खरीद लिया जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है यह कोई व्यापारी होगा जिसके महाराज के साथ अच्छे संबंध हो। तो हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए, फायदे में रहेंगे। सही कहा मित्र। मंत्री उनकी ये बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर चला जाता है। कहिए महाशय, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? जी, मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। मुझे पता चला कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी हैं। तो बस हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ये तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा का है। उन्होंने इतनी मेहनत की और सारा धन बचा के रखा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। बस उन्हीं का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं। आपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, पर अभी नहीं। इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ? वो क्या है ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा कर देना पड़ता है, परंतु यह सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों को दी नहीं जाती। बस इसीलिए मुझे आपका खजाना देखना है। जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। मंत्री उस संदूक को देखता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था और जरूर ये उस चोर का साथी ही होगा। माफ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा तुरंत। महाराज के पास? परंतु क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितने कर लगाए जाएंगे और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। महाशय, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए। वह सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वो बेचारी चिंता करती रहेगी। कुछ ही देर में राधा आ जाती है। ये कौन है जी? आपके कोई मित्र हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो महाराज के सेवक हैं। कर के सिलसिले में बात करने आए थे, तो मुझे अभी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या आप ही मंत्री जी हैं जो चोर की तलाश कर रहे हैं? मैं जब बाजार गई थी तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक चोर ने राजकोष से धन चुराकर एक बंजर जमीन में गाड़ दिया था। अब वो खजाना गायब है। मंत्री जी उसी चोर को खोज रहे हैं जी। मंत्री? चोर की तलाश? ये सब क्या बोल रही हो राधा? तो क्या हमें जो खजाना मिला था वो चोरी का था? अच्छा है तुम दोनों को पता ही चल गया। देखो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम नहीं बच सकते, इसीलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ महल चलो। मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। ये सब मेरा करा धरा है। इस बारे में मेरी भोली पत्नी को कुछ नहीं पता। आप कृपा करके इसे जाने दें और मुझे लेकर चलें। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम ही चलो मेरे साथ। मंत्री माधव को महाराज के सामने पेश करता है। चोर पहले से ही वहाँ मौजूद है। बता, क्या ये वही है जिसके साथ मिलकर तूने चोरी की थी? जी महाराज, यही है वो मेरा मित्र। इसकी लंबाई और कद काठी उसी के जैसी है और वह आंखें भी ऐसी ही हैं महाराज। कहो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं महाराज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था। वो तो बेचारी मासूम है, उसे इन सब
मामलों में मत घसीटिए महाराज। ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो कारागार में। सिपाही दोनों को जेल में ले जाते हैं। एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? ये क्या कह रहे हो मित्र? तुमने मेरे साथ मिलकर चोरी की, मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा ना। क्या तुम्हारे साथ मिलकर चोरी? अरे भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूँ मित्र? ये लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझ रहे थे, पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे ही सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने के लिए, इन्हें परेशान करने के लिए ये झूठी कहानी बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी ही नहीं है। तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वह तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहें। और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए। और उससे भी हैरानी की बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है? छोड़ो, मैं कहूंगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जाने दो। अरे क्यों नहीं करूंगा? यह लोग बेवकूफ हैं, मैं नहीं। तुम बताओ तो सही। तो सुनो, मुझे सपने आते हैं जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूँ। भविष्य वाले सपने? यह क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तुम्हारी बातों का विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है मित्र। पर तुम मुझे सीधे साधे लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। रात में माधव को अचानक सपना आता है और वह छटपटाने लगता है। अरे मित्र, क्या हुआ मित्र? तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र, उठो। ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और वो पीकर वो मर जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। अरे तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? प्राण तो महाराज के संकट में है ना, तुम्हारे तो नहीं। महाराज के प्राण इस राज्य के प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो ये राज्य बहुत संकट में आ जाएगा। तुम नहीं समझोगे। सैनिकों, सैनिकों! अरे क्या हो गया? तू चिल्ला रहा है? पानी खत्म हो गया है क्या? अरे पानी नहीं खत्म हुआ है, महाराज के प्राण खतरे में है। क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में हैं? और तुझे कैसे पता चल गया ये? वो मैंने बाजार में किसी को कहते सुना था कि वो महाराज को जहर देने वाले हैं, शरबत में मिलाकर। तुझे हम मूर्ख दिखते हैं क्या? अगर बाजार में तूने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा? अभी क्यों कह रहा है? छोड़ दे भाई, यह तेरी बात नहीं समझेंगे। बोलकर कोई फायदा नहीं है, सो जा। पर महाराज! देख भाई, तू जो कर सकता था तूने किया, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता। अब सो जा और सोने दे। पहला चोर सो जाता है। माधव रात भर परेशान रहता है और सो नहीं पाता। महाराज, महाराज आप जिंदा हैं? तो तुम क्या चाहते हो कि हम मर जाएं? नहीं नहीं महाराज, वो तो बस मुझे बुरा सपना आया था। यही ना कि किसी ने हमें जहर देकर मार डाला? हाँ महाराज, पर ये आपको कैसे पता? कल जब हमने तुम्हें कारागार में डाल दिया तो उसके बाद तुम्हारी पत्नी आई थी। उसने हमें बताया कि तुम्हें सपने आते हैं जो तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाते हैं। हमें पहले लगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है, पर जब तुमने सैनिक को हमें जहर देकर मारने वाली बात कही तो उस सैनिक ने तुरंत आकर हमें बताया और हमने इसकी छानबीन करवाई तो पता चला कि एक सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब हमने उसे शरबत पीने को कहा तो वह डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच कह दिया और इसीलिए
हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वो खजाना तुमने सपने में देखा था, तुमने चोरी नहीं की है, इसीलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें छोड़ा ही नहीं है, तुमने हमारी जान बचाई है। इसीलिए वह घर जिससे तुमने अपने राजकोष से खरीदा, वह घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। जी बिल्कुल महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा महाराज। माधव घर चला जाता है और राधा को सारी बात बता देता है।